हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ा था, ये इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को के चैप्टर को डिवाइड किया जाए तो चैप्टर कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली हम उसे ये देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम रिस्क के बारे में बात करेंगे और फिर बाद में कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर रिस्क होगा तो कंट्रोल्स भी होंगे। यानी कि एक लेवल ऑफ रिस्क के बाद उसी लेवल के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। और फाइनली हमने फिर ऑडिटर्स के बारे में बात की थी, ऑडिट रिस्क के बारे में बात की थी। तो यानी कि सबसे पहले हमने रिस्क के बारे में बात की थी, लेकिन रिस्क से पहले बात करने से पहले हमने उस एसेट की बात करें जिसका हमें रिस्क है। जिस चीज़ पर रिस्क किसी चीज़ का होगा, मतलब किसी चीज़ के खो जाने का, किसी चीज़ की हो जाने का, एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कोई चीज़ के नुकसान हो जाने का, वो चीज़ कौन सी है, वो एसेट कौन सा है, वो अंडरलाइंग एसेट कौन सा है। तो वो अंडरलाइंग एसेट जो है इंफॉर्मेशन एसेट है। इवन सारे एसेट्स हैं आज की डेट में हमारी कंपनी में। अगर हम किसी कंपनी में देखोगे तो सारे एसेट्स को हम उसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक एसेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो एसेटों का राजा हो गया है, किंग ऑफ एसेट्स हो गया है, उसका नाम है डेटा एसेट। आज की डेट में उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता है, क्योंकि वही ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी लेकर आया है वो, और एक लेवल ऑफ ऑटोमेशन लेकर आया है। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे इस डेटा नाम के एसेट की और ज़रूरत होती चली जा रही है। अब डेटा है तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी होगा, और उसको रखने के लिए एक हार्डवेयर भी होगा, और उसको एक कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी। तो यानी कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, पहले एसेट्स को क्लासीफाई करना होगा। और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो इंफॉर्मेशन एसेट की बात करेंगे और उसी के रिस्क की बात करेंगे। तो इंफॉर्मेशन जो एसेट्स हैं उनको हमने देखना स्टार्ट किया, और तो हमने क्या किया कि उसको क्लासीफाई किया टेंजिबल इंटेंजिबल में। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, डेटा होगा और सॉफ्टवेयर होगा जो प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स होंगे, वही हार्डवेयर होगा, कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद वो लोग होंगे जो उसके इन सब चीज़ के पीछे होंगे। ये टेंजिबल एसेट्स हैं। उसके बाद हमने इसे रिक्लासीफाई किया क्रिटिकलिटी के अनुसार, ABC एनालिसिस किया। यानी ये सारा का सारा एसेट तो हमारी कंपनी में है, लेकिन इस एसेट में भी कौन सा क्रिटिकल एसेट है और कौन कम क्रिटिकल एसेट है। हर एसेट्स में हमें ये क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, हर प्रोसेस में हमें ये क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्लासिफाई किया कौन सा टॉप सीक्रेट है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा आपका सेंसिटिव है। कॉन्फिडेंशियल को हमने हाईली सेंसिटिव भी बोला, इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। और फाइनली एक अनक्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, उसमें कंट्रोल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी सारे जगह हमें कंट्रोल्स लगाने हैं। अब हर लेवल पर कंट्रोल्स लगाएंगे तो हम ये देखेंगे भाई यहाँ पर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या होगा, मैनेजमेंट की रिस्क एपेटाइट क्या है, उसी के अनुसार एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन करेंगे। और उसके बाद हम ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर एसेट जो है उस पर कौन कौन से थ्रेट्स आ जाते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। उन थ्रेट्स को हम लिखेंगे, और ये लिखते ही हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार होगा। अब स्टार्ट हो गया, अब चैप्टर को हम स्प्लिट करते हैं रिस्क असेसमेंट में। इससे पहले ये प्री रिस्क असेसमेंट फेज़ थी। रिस्क अभी हम टेबल में सारी रॉ मटेरियल को रख रहे थे, अब रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क असेसमेंट में हम वनरेबिलिटीज़ ढूंढेंगे, थ्रेट्स जो हैं वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। यानी कि अगर कहीं पर आग लगनी है तो लकड़ी का सामान ज़्यादा है, आपका लकड़ी का डेटा सेंटर लकड़ी का बना है तो आग ज़्यादा लगेगी, अगर वही सीमेंट का बना हुआ है तो आग नहीं लगेगी। तो वनरेबिलिटी को हम देखेंगे, वनरेबिलिटी फैक्टर को देखेंगे, और फिर उस वनरेबिलिटी के साथ लाइक्लीहुड देखेंगे। थ्रेट कितनी बार आ रहा है, आग कितनी बार लगती है, सुनामी कितनी बार होती है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर कितनी बार होता है, या चोरी चकारी आसपास कितनी बार होती है, या वायरसेस कितनी बार आते हैं, और फिर जो है लॉजिकल कंट्रोल्स एम्प्लॉई तोड़ने की कोशिश कितनी बार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसको देखने के बाद हम इसको क्वांटिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे कि कितनी क्या लाइक्लीहुड है। और हमने एक फार्मूला भी पढ़ा कि रिस्क को हम क्या करेंगे, रिस्क में 3 चीज़ें रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए हमने कोशिश की क्वांटिफाई करने के लिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एक लेवल तक हम रिस्क मैनेजमेंट में हम बढ़ सकते हैं, हम उसे स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ गया है, पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर में रिस्क बहुत बढ़ गया है।
और इसलिए क्या है कि उसे स्ट्रक्चर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए तैयार रहें, उसको मैनेज करें। रिस्क अनसर्टेन है, इसलिए रिस्क जो है, इसका जो साइंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी अनसर्टेन है, वो भी प्रोबेबिलिस्टिक है, वो भी अभी तरीके डेवलप नहीं हुआ है। और कई जगह पर उसे हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव रिस्क भी हैं, क्वालिटेटिव रिस्क भी हैं। क्वालिटेटिव रिस्क क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल चलेगी, वो क्वालिटेटिव रिस्क है। नो डाउट वो फर्दर जाकर उस क्वांटिटेटिव में टर्न आउट हो जाते हैं, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल चलेगी तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाए, तो वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम उसे क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में भी टर्न कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो रिस्क जो है दो चीज़ों का हो सकता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चीज़ों का हो सकता है। तो हम उस रिस्क को एक फार्मूला, हमने एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला क्रिएट किया कि भाई वैल्यू ऑफ एसेट देखेंगे, उसे जो आपका वनरेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आ गया वो रिस्क होगा। उस रिस्क के अगेंस्ट अब हमें कंट्रोल लगाने। तो हमने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में इससे पढ़ा। इससे पहले कि कंट्रोल पढ़े, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ पढ़ी। हमने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ में पढ़ा कि कई टाइप की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। सबसे लीस्ट प्रेफरेबल स्ट्रेटजी होती है कि रिस्क अवॉइडेंस। फिर हमने रिस्क एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हम रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और रिस्क एक्सेप्टेंस किस वजह से होता है कि हमारी हैसियत के बाहर है वो रिस्क, और कई रिस्क ये है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर भी कोई रिस्क बच जाता है, उसे रेजिडियल रिस्क होता है। जो हैसियत से बाहर है उसे पॉलिटिकल रिस्क, जैसे पॉलिटिकल रिस्क है वो हैसियत के बाहर है हमारी, उस रिस्क से हम आपको वो रिस्क से हम कई बार अपने आप को इंसुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ रिस्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक्सेप्टेबल रिस्क है। हमने कहा इतना पैसे का लॉस होगा तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल मैनेजमेंट की रिस्क एपेटाइट है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी, उसमें ज़्यादा देखना नहीं। तो और उसके अलावा भी कई रिस्क हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो रेजिडल रिस्क में आ जाएंगे। तो यानी कि हम उसी के अनुसार स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। रिस्क मिटिगेशन या रिस्क रिडक्शन जो है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं, कहाँ तक रिड्यूस करते हैं? मैनेजमेंट के एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि रिस्क हम ट्रांसफ़र भी करते हैं इंश्योरेंस लेकर। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, कई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के बाद कंट्रोल पढ़ा और कंट्रोल के टाइप्स पढ़े। हमने जाना कि बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल है, डायरेक्टिव कंट्रोल है, प्रिवेंटिव कंट्रोल है, और हर कंट्रोल अपने पर्टिकुलर स्टेज में काम करता है। सबसे पहले डायरेक्टिव कंट्रोल्स आते हैं, पॉलिसी वगैरह बनती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स लग सकें, जैसे रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले डायरेक्टिव कंट्रोल है, फिर डिटेक्टिव कंट्रोल है, फिर प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल इम्पैक्ट आने से पहले इम्पैक्ट आने से पहले उसको प्रिवेंट करने वाले कंट्रोल्स प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कहलाते हैं। उसके बाद हमने जाना कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स के बाद डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं। अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट बात करते हैं। अगर कोई एंटीवायरस आ गया तो क्या होता है कि अगर कोई एंटीवायरस आ गया है तो कोई वायरस आ गया आपके सिस्टम में, तो वहाँ पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगे होते हैं जो बता देते हैं कि भैया वायरस आ गया है। फिर उसके बाद फायरवॉल्स होती हैं, फिर एंटीवायरसेस होते हैं, वो जो उस चीज़ को स्टॉप करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो डिटेक्टिव कंट्रोल के बाद क्या है, करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं जिससे हम करेक्ट करते हैं। फिर एग्जिस्टेंशियल कंट्रोल होते हैं, अगर बिजनेस की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाए तो एग्जिस्टेंशियल कंट्रोल होते हैं। बीसीपी और डीआरपी के अरेंजमेंट्स एग्जिस्टेंशियल कंट्रोल्स में आते हैं, वो एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना है, अगर हम इस चैप्टर को देखें तो हम इस चैप्टर को नॉर्मल नॉलेज से समझ सकते हैं। और कई बार हमें ये लगेगा ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी ये तो कॉमन सेंस की नॉलेज है, लेकिन इनको क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इनको सेग्रीगेट करना, इन कॉन्सेप्ट्स को उभारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी रिस्क मैनेजमेंट हो सकेगा। जब एक रिस्क मैनेजमेंट को हम साइंस की तरह देखेंगे तो टॉप मैनेजमेंट उस रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमने ये भी जाना था कि जो मैनेजमेंट होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पर्टिकुलर कंट्रोल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट का जॉब है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हो टॉप मैनेजमेंट इज़ इनकॉम्पिटेंट। छोटा मैनेजमेंट से हमें मतलब नहीं है, टॉप मैनेजमेंट से मतलब है हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं। हम ये कह रहे हैं टॉप मैनेजमेंट आइदर इनकॉम्पिटेंट है या वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पर।
तो कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाएंगे उसमें टॉप मैनेजमेंट की हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो नॉलेजेबल होना चाहिए और फिर उसके बाद लोग भी नॉलेजेबल होने चाहिए, फिर उसके बाद चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा एसेट्स वगैरह का हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए, थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, वनरेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी एक कंट्रोल फ्रेमवर्क क्रिएट हो पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट जाने और मैनेजमेंट एक सेंट्रलाइज्ड कमेटी क्रिएट करे जो इस सब चीज़ को देखे। तो उसके लिए बजट भी होना चाहिए, हेडकाउंट बजट भी होना चाहिए, नॉर्मल बजट भी होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये जाना था, उसके बाद हम रिस्क के बारे में जान लिया था और कंट्रोल्स के बारे में हमने जान लिया था। और रिस्क और कंट्रोल्स के बाद जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने फिर ऑडिटर को लिया था, आपको लिया था, यानी हमको लिया था, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को लिया था। हमने कहा था कि जी भैया इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर अब ऑडिट करने जाएगा। ऑडिट करने जाएगा तो क्या होगा, ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम थे, हमेशा सेम रहेंगे। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या कहेंगे, एसेट को सिक्योर करो, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो एसेट्स को सेफ गार्ड करो, दूसरी ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होती है जनरली कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करो और फिर एफिशिएंटली उन एसेट्स का यूज़ करो। लेकिन अब एक नया एसेट पैदा हो गया जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एसेट। इस इंफॉर्मेशन एसेट ने पैराडाइम चेंज कर दिया। अब रिस्क बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, ये एसेट किताबों के अंदर रहता था, अब ये किताबों और वहाँ से निकले ही नहीं निकलता था। अकाउंटेंट को गाली देनी पड़ती थी, कई ऑर्गेनाइजेशन में गाली दी जाती थी। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट को पटाया जाता था, कई ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्यार से पटाया जाता था और कई बार कहा जाता था डेटा निकालो। जब टॉप मैनेजमेंट उसको बहुत परेशान कर देता था तब जाके अकाउंटेंट पुराने डेटा को निकाल के आता था, और कई बार तब भी नहीं निकालता था और कहता था सर ये पुराना डेटा है, 3 साल पुराना डेटा है, कहाँ मैं जाऊँगा और इस डेटा को निकालूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी टाइम पर डेटा को निकालना बहुत मुश्किल बात थी। करंट डेटा भी आप निकाल रहे थे, किताब आप उसे पेपर में लिखते थे, एक पर्टिकुलर वे में लिखते थे, किसी तरह से प्रेजेंट करते थे, और उसमें भी प्रेजेंटेशन में आपका बॉस 10 तरह की गलतियां निकालता था कि ये सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं है। पहले बॉस प्रेजेंटेशन में बड़ी गलतियां निकालता था कि ये पेपर में सही तरीके से लिखा है, तुम्हारी राइटिंग क्या है, लेजिबल नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम थी। आज की डेट में एक्सेल शीट्स हैं, और अच्छा आपका टॉप मैनेजमेंट होगा तो वो एक्सेल शीट को देखकर डेटा वो देखेगा, वो कहेगा बाकी प्रेजेंटेशन तो मैं देख ही लूँगा। आजकल जो हायर मैनेजमेंट में टेक सेवी लोग बहुत ज़्यादा होंगे हैं, तो वो बोलते हैं कि डेटा भेज दो, प्रेजेंटेशन मैं खुद ही कर लूँगा। लोअर मैनेजमेंट को क्यों यूज़ किया जाए प्रेजेंटेशन, इस डेटा को एक्सेल शीट में सजाने संवारने में क्यों किया जाए। एक लेवल तक का डेटा तुम दे दो, ऐसे ऐसे डेटा दे दो, मेरे को इस तरीके से डेटा चाहिए। तो अब जो है डेटा जो है वो किताबों से निकल गया और डेटा कहाँ पर पहुँच गया, आईटी डिपार्टमेंट के पास, और आईटी डिपार्टमेंट उसका कस्टोडियन हो गया। मालिक फाइनेंस डिपार्टमेंट ही था या एचआर डिपार्टमेंट ही था, लेकिन उसका कस्टोडियन कौन हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया। उसके पास डेटा हो गया, डेटा आपके हार्ड डिस्क वगैरह में डेटा रखा जाने लगा। अब क्या हुआ कि डेटा हार्ड डिस्क वगैरह में रखा जाने लगा, तो वो जो डेटा था, अब वो डेटा क्योंकि डेटा मूव करता है बड़ी तेज़ी से, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट थे, जो कॉन्सेप्ट सोए पड़े थे, अचानक वो कॉन्सेप्ट उठ खड़े हुए। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की बात होने लगी, मतलब सीआईए आ गया। और सीआईए आया क्यों, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और वो रिस्क, वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ गया। अब वो डेटा जो था, अब वो डेटा बड़ा अजीब तरीके का डेटा था, उसकी ट्रेल नहीं थी, उसमें उस डेटा की ट्रेल फाइंड आउट करना मुश्किल था। वहाँ पर ऑथराइजेशन किसने किया वो देखना मुश्किल था। पहले आप किताबों में फिजिकली उस डेटा को वेरीफाई कर सकते थे, अब लॉजिकली वेरीफाई करना पड़ता था कि प्रोसेसिंग कैसे हो रही है उस डेटा की। इसको देखने के लिए कंप्यूटर के अंदर लॉजिकली घुसना पड़ेगा और उसके लिए आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। उस तरह के जनरलाइज सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब रिस्क मैसिव बढ़ गया। अब क्या था कि रिमोट एक्सेस आ गई, बाहर से ही आप डेटा चेंज किया जा सकता था। रिस्क बहुत बढ़ गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रह गई। तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव वही रहा, रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हुई, लेकिन रिस्क बढ़ गया। अब ऑडिट प्रोसीजर्स हमें चेंज करने पड़ेंगे, तो ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे और रिस्क को, ऑडिट रिस्क को वहीं पर लेकर आना पड़ेगा पहले की तरह, क्योंकि रिस्क, ऑडिट रिस्क आप बढ़ा नहीं सकते। रिस्क बढ़ गया, लेकिन ऑडिट रिस्क को आपको लो लेवल पर लेकर आना पड़ेगा।
यानी ऑडिट रिस्क नहीं होना चाहिए, ऑडिट रिस्क उतना ही होना चाहिए जितना पहले है। पहले होता था मैनुअल, जब आप अकाउंटिंग करते थे, मैनुअल आप ऑडिटिंग करते थे, तब जो ऑडिट रिस्क होता था उतनी उसी लेवल का ऑडिट रिस्क अब उतनी उसी लेवल का जीरो तो ऑडिट रिस्क हो नहीं सकता, क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस देता है ऑडिटर, 100% एश्योरेंस नहीं देता है। तो जब रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो आज भी उसे रीजनेबल एश्योरेंस ही देनी है, कोई उसकी एश्योरेंस का लेवल घटा नहीं है। कई जगह पर तो एश्योरेंस का लेवल बढ़ गया है, तो ऑडिट रिस्क उसको घटाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैनेजमेंट को एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन ऑडिटर के साथ एक प्रॉब्लम है, उसका ऑडिट रिस्क उतना ही होना चाहिए। वो एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं जा सकता है, वो स्टैट्यूटरी कंसिडरेशंस होते हैं वहाँ पर। उसको ये देखना है कि मटेरियल लेवल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट ना बन जाए, मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो जाए। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं होना चाहिए। वहाँ एक्सेप्टेबल लेवल ऑडिटर नहीं डिटरमाइन करता है, मैनेजमेंट तो खुद अपना एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल लेवल डिटरमाइन कर देता है कि ये मेरा एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल लेवल है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है। ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो जब ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल रिस्क है, तो लेकिन ऑडिटर ये डिसाइड नहीं करता। ऑडिटर ऑडिट रिस्क को कम करता है, उसी लेवल तक लेकर आएगा, क्योंकि उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स ही वेरिएबल रह गया। ऑडिट प्रोसीजर्स ही एक वेरिएबल रहा है जिसे उसे चेंज करने पड़ेंगे। तो आप ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे, और ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे तो उसे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। आईटी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आईटी जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन, आईटी सोफिस्टिकेशन बढ़ता जा रहा है, उसको भी अपनी स्किल्स का सोफिस्टिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब ऑडिटर को ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, और इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग क्रिएट की गई, आईएएस ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्यों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्रिएट किया, उसका एक सिंपल रीज़न है कि अब पुरानी स्किल्स नहीं चलेंगी। क्योंकि एक वो बोलते हैं ना, एक फला भारी, एक फला जी सब पर भारी, जो जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वैसे ही ये है कि एक एसेट सब पर भारी। यानी एक एसेट, कौन सा एसेट हो गया, वो आपका डेटा एसेट हो गया, ये इन्फॉर्मेशन एसेट हो गया। डेटा को आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखोगे तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ऑडिटर को अपने स्किल्स चेंज करने पड़ेंगे, उसको अपने स्किल्स होन करने पड़ेंगे, उसका आईटी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सोफिस्टिकेशन बढ़ते जाएगा, उसी के साथ उसके स्किल्स भी, ऑडिटर के स्किल्स भी, कॉम्पिटेंस भी उसे बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि एक जगह मैनेजमेंट को अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ानी पड़ेगी। मैनेजमेंट को तो दो चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर मैनेजमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट है तो उसे तो प्रॉब्लम है ही है। उसके अलावा उसको स्किलफुल भी होना पड़ेगा, उसको नॉलेजेबल भी होना पड़ेगा, और मैनेजमेंट को नॉलेजेबल होना पड़ेगा, प्लस उसको सपोर्टिव होना पड़ेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट बन के नहीं रहना पड़ेगा। ऑडिटर को केवल अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, क्योंकि उसको ऑडिट करना है, उसका काम ही ऑडिट करना है, तो उसको अपने स्किल्स बढ़ाने, और वही स्किल से वो ऑडिट एविडेंस ले पाएगा, और उन्हीं ऑडिट एविडेंस के बेस पर वो ऑडिट ओपिनियन दे पाएगा। क्योंकि ऑडिटर क्या करेगा, उसको क्या करना है, ऑडिट करना है। ऑडिट के कोई ऑब्जेक्टिव होंगे, वो ऑब्जेक्टिव सेम है, उसको अब ऑडिट रिस्क वहीं पर रखना है, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ गया है। ऑडिट रिस्क उसी एक्सेप्टेबल लेवल पर लाना है, लेकिन रिस्क बढ़ गया, तो ऑडिट प्रोसीजर्स उसको चेंज करने पड़ेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स में आईटी की सोफिस्टिकेशन लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आईटी की सोफिस्टिकेशन अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में लेकर आनी पड़ेगी। कंप्लायंस प्रोसीजर हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हो, सब में ऑडिट सोफिस्टिकेशन लेकर आनी पड़ेगी। और चूँकि उसे सोफिस्टिकेशन लेकर आनी पड़ेगी, तो उसे अपनी स्किल्स और कॉम्पिटेंस बढ़ानी पड़ेगी। और यही आंसर है आपका कि क्यों इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का कोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्रिएट किया। इसीलिए क्रिएट किया ताकि आपको वो स्किल्स आ जाए। कई जगह पर मैंडेटरी करने की तरफ है इंस्टीट्यूट, बैंक ऑडिट्स वगैरह में। क्यों है? क्योंकि बैंक्स का इन्वायरमेंट टोटली इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है। कल की डेट में ये बात हो रही है कि ई करेंसी हो जाएगी। डेनमार्क जैसी कंट्री में 90% ट्रांजैक्शन, 95% ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी का 3%
अच्छी इकोनॉमी का 3% जीडीपी जो है नोट्स को संभालने में, पैसे को संभालने में, प्रिंट करने में, ब्रांचेज में रखने में, एटीएम में रखने में, ये सब कॉस्ट में हो जाता है। और कई कई कंट्री जहाँ पर कई कई कंट्री में 10% तक की जीडीपी उनकी कॉस्ट है इसी चीज़ की। तो हमारी इकोनॉमी का 3% तो हम उसमें खर्च करते हैं, पूरे एजुकेशन में खर्च करते हैं। यानी ई ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, सारी ई ट्रांजेक्शन हो जाएंगे तो सारी ब्लैक मनी गायब हो जाएगी, सारी नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। कोई फिरौती मांग रहा हो तो आप कहोगे कि ई मनी है भाई साहब, पैसे तो है नहीं, किस अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफ़र करूँ, और वो आदमी इंस्टेंटली पकड़ा जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटिकल फंडिंग जो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। आप बेईमानी कर ही नहीं सकते। आप कहाँ पर हो, क्या चीज़ खरीद रहे हो, अगर कहीं पर भी आप मूव करोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे तो आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। कोई आप कहीं पर कोई क्राइम कर रहे हो तो पता चल जाएगा, आपका ट्रैक रखा जा सकेगा। तो यानी कि आज टाइम आ गया ई मनी का। तो बैंक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इसके अलावा ये तो पूरा एक ओवरव्यू था हमारे इस चैप्टर का। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर में केस स्टडी दी गई है, और केस स्टडी डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी की एक केस स्टडी दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जी 3 तरीके के टिकट की बुकिंग करने के 3 तरीके होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, एक होता है आपके नॉर्मल यूज़र होते हैं, वन टाइम कस्टमर होते हैं कि आप गए, हम जैसे कस्टमर जो साल में एक बार हवाई जहाज़ का चेहरा देख लेते हैं, 1-2 बार हवाई जहाज़ का चेहरा देख लेते हैं। कुछ होते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, कंपनी के लोग होते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं। कई लोग का अपना बिजनेस होता है, बड़े आदमी होते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो सेल्स वगैरह के हेड होते हैं कंपनी के, तो वो फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर यानी कॉन्स्टेंटली फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ई फ्लायर प्रिविलेज नंबर उन्हें दिया जाता है। और कुछ प्रिविलेज्ड फ्लायर होते हैं, यानी फ्रीक्वेंट फ्लायर की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि वो प्रिविलेज कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारी स्टडी में ये बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर हम कंट्रोल्स लगाएंगे। एक हल्की सी फील देने की कोशिश की गई। अगर वन टाइम कस्टमर है, आप वन टाइम कस्टमर हो और ई बुकिंग कर रहे हो टिकट की 2 तरीके से बुकिंग हो सकती है। ई बुकिंग हो सकती है, पैसेंजर अपनी डिटेल देता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता है, और वो ई टिकट का प्रिंट आउट निकाल लेता है, और फिर आप उसी के साथ अपने एयरपोर्ट में जाता है, अपना जो आईडी कार्ड, आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट वगैरह लेकर जाता है, और फिर उसी के अनुसार वो ट्रैवल कर लेता है। तो इस केस में क्या होता है कि एक टिकट का सीरियल नंबर होता है, एक पीएनआर होता है। पीएनआर जो रेलवे में आप जाते हो तो वहाँ भी पीएनआर जनरेट होता है। तो पीएनआर 6-7 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। कई जगह अल्फ़ा कोड होता है, कई जगह अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट भी होते हैं और वर्ड्स भी होते हैं, और कई जगह पर ये अल्फ़ा कोड भी होता है। तो ये टिकट में प्रिंटेड होता है। तो जब भी कोई चीज़ चेंज करनी है तो वन टाइम कस्टमर इसका यूज़ करता है, यानी कि वो टिकट नंबर का यूज़ करेगा, टिकट सीरियल नंबर का। अब एक टिकट नंबर का सीरियल नंबर का एक ही बार के लिए वैलिड होता है, और एक पीएनआर एक ही बार के लिए वैलिड होता है। मतलब यानी कि एक ही टिकट में आपने आज यात्रा की तो उसके बाद वो पीएनआर नंबर फिर कई समय तक जनरेट नहीं होगा, कई सालों तक जनरेट नहीं होगा। पीएनआर नंबर इसी तरह से बनाया जाता है, 6 डिजिट 7 डिजिट, ताकि और टिकट का सीरियल नंबर भी इसी तरह का होता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल। और सही अच्छा सीरियल नंबर, अच्छा पीएनआर होगा तो वो मालूम पड़ा 10-100 सालों तक दोबारा नंबर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो आपने जनरेट कर दिया वो आपने जनरेट कर दिया, दोबारा फिर वो आप जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरली क्या होता है, यूनिक होता है टिकट सीरियल नंबर और पीएनआर नंबर। तो उसके कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अगर मान लिया सपोज 6 डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, तो ए से जेड तक यानी 26, फिर 26, फिर 26, फिर 26। तो 26 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितने पीएनआर के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो वन टाइम कस्टमर क्या करेगा, उस यूनिक नंबर को इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब फ्रीक्वेंट फ्लायर आ गया। फ्रीक्वेंट फ्लायर है तो उसको एक 10 डिजिट का यूनिक नंबर दे दिया जाता है। उसको ई फ्लायर प्रिविलेज नंबर, EFP नंबर कहा जाता है। ई फ्लायर प्रिविलेज नंबर हमने उसे कह दिया, हमने कहा कि जी ई फ्लायर प्रिविलेज नंबर है, और उसके साथ उसका एक पासवर्ड होता है। अब जहाँ जहाँ वो जा रहा है उस पासवर्ड और उस ई फ्लायर प्रिविलेज नंबर का वो यूज़ कर रहा है। तो उसी से वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, बुकिंग कर रहा है, व्यू कर रहा है, और रीशेड्यूलिंग करनी है, कैंसिलेशन करना है, ये सारी चीज़ें उसी के थ्रू कर रहा है, और पेमेंट भी उसी की तरह से कर रहा है। और जैसे जैसे वो पेमेंट कर रहा है, वो 100 रुपया वो खर्च करता है तो उसे 1 पॉइंट मिल जाता है। वो 1 पॉइंट को बाद में क्या है वो यूटिलाइज़ कर सकता है। तो 1 पॉइंट जनरली क्या होता है, 1 रुपये के बराबर होता है। तो यानी उसके एक अकाउंट बन गया है। अब वो अकाउंट को किसी और को एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई और एक्सेस हो गया तो कोई और बुक कर सकता है उससे, और इन क्रेडिट्स का यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये 1 पॉइंट 1 रुपये के बराबर है।
₹100 खर्च किए तो ₹1 आपको मिल रहा है, ये मान के चलिए। तो अब क्या है कि आपने अगर इसकी ई बुकिंग, अगर आप जो है बुकिंग शुकिंग कर रहे हो तो आप इसी के थ्रू करेंगे। इसी तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स होनी चाहिए, यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास ऑलरेडी EFP नंबर है। इसके बाद आते हैं प्रिविलेज फ्लायर। प्रिविलेज फ्लायर क्या होते हैं? जो फ्रीक्वेंट फ्लायर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं उन्हें प्रिविलेज फ्लायर कहते हैं। यानी एक रिवार्ड पॉइंट एक पर्टिकुलर लेवल तक आ जाता है, जैसे 10,000 रिवार्ड पॉइंट आ गए या पर्टिकुलर एक्यूमुलेट हो गए, तो प्रिविलेज फ्लायर जो है वो उनको एक पर्टिकुलर कुछ और फैसिलिटी दे दी जाती है। EFP नंबर उनके पास अभी भी होता है, लेकिन उनको एक फैसिलिटी दे दी जाती है कि एक रिवार्ड प्रोग्राम या इस टाइप की चीज़ उससे दे दी जाती है, तो वो रिवॉर्ड प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी स्टडी बताती है कि किस तरीके से जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे हैं, एसोसिएटेड रिस्क क्या है, रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स क्या हैं, किस तरह से इंटेग्रिटी ट्रांजैक्शन मेंटेन की जाती है। तो सबसे पहले वो टिकट की बुकिंग के बारे में कहते हैं। वन टाइम कस्टमर है, कोई लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मतलब उसने जो उसमें नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया चंद्रशेखर बरोला और पे कर दिया, तो अब मेरा टिकट है, मैं जाऊँगा और मैं उसको यूज़ करूँगा। ऑब्वियसली मेरा नंबर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा वो है, बाकी चीज़ें हैं, और मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड से पे किया है, तो मैं अपना पासपोर्ट लेकर जाऊँगा और वो वेरीफाई कर लेगा कि यार यही बंदा है। तो यहाँ पर कोई लॉजिकल कंट्रोल्स नहीं है। अगर कोई चीज़ डिटेल्स वगैरह, पेमेंट सिक्योर्ड है, पेमेंट क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट हर उसमें सिक्योर्ड होता है, लेकिन बाकी लॉजिकल कंट्रोल्स कोई नहीं है। तो पैसेंजर की उसमें डिटेल्स हैं वो वेरीफाइड नहीं है, मतलब उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पैसेंजर की डिटेल्स वैलिड है कि नहीं है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं, बाकी और डिटेल्स वेरीफाई नहीं की जाती हैं। अब फ्रीक्वेंट फ्लायर है। फ्रीक्वेंट फ्लायर जो है वहाँ पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर का पेमेंट तो सिक्योर्ड होता ही है, हर का पेमेंट सिक्योर्ड होता है टिकट बुकिंग के टाइम पर आपका सिक्योर्ड पेमेंट। अब इन्हें रिवॉर्ड प्रोग्राम का एडवांटेज लेना है, तो इनका आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन एसेंशियल हो जाता है। तो यूज़र जब भी लॉगिन करेगा EFP नंबर डालेगा और पासवर्ड डालेगा। इसी तरीके से प्रिविलेज फ्लायर है। प्रिविलेज फ्लायर में एक्स्ट्रा रिस्क हो जाता है, उसमें उसके क्रेडिट्स भी पड़े होते हैं। मालूम पड़ा ऐसा है कि ₹1,00,000 का या ₹10,00,000 के क्रेडिट टिकट बुक कर सकता है और क्रेडिट भी ले सकता है, 15 दिन का क्रेडिट ले सकता है या 20 दिन का क्रेडिट ले सकता है। यानी कि वो आप टिकट पेमेंट करते समय पैसा नहीं दे रहा है, बाद में वो पैसा दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा रिस्क हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को अगर उसका। तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होगा कि ये जब भी प्रिविलेज फ्लायर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड डालेगा, EFP नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो हो सकता है वन टाइम पासवर्ड जनरेट हो जाए, उसके मोबाइल में एक वन टाइम पासवर्ड हो और वो डालना पड़े। और फिर एडिशनली ये हो सकता है कि उससे कोई सिक्योरिटी डिटेल पूछी जाए, भाई आपने अपना मेडन नेम क्या है, मदर का मेडन नेम क्या है, आप उसके बाद फर्स्ट नेम ऑफ स्कूल क्या है या कोई डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन है। तो टिकट के टाइम पर वन टाइम कस्टमर कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टिकट आ गया, आपने उसका प्रिंट आउट लेकर पासपोर्ट लेकर आप चले गए, पेमेंट सिक्योर्ड है। फ्रीक्वेंट फ्लायर EFP नंबर और पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। प्रिविलेज फ्लायर में क्या ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल्स हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कंट्रोल्स है। वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अगर रीशेड्यूल करनी है फ़्लाइट और अगर कोई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि रीशेड्यूलिंग करनी है, तो वन टाइम कस्टमर जो है वो PNR और टिकट और सीरियल नंबर डालेगा और वो रीशेड्यूलिंग करेगा। अगर रजिस्टर्ड नंबर है तो वहाँ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा, EFP पासवर्ड वहाँ पर लगेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज कैंसिलेशन कर रहे हो टिकट का, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको PNR नंबर, टिकट न सीरियल नंबर डालने पड़ेंगे, तो उससे ही कैंसिलेशन हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा, कैश रिफंड आपको नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड यूज़र है तो आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से ही ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज़ आप पब्लिक इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हो, फ़्लाइट शेड्यूल वगैरह कर रहे हो, तो आप अपने लॉगिन से भी जा सकते हो, नॉर्मल भी जा सकते हो। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये इसको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्लासीफाई कर दी थी। वन टाइम यूज़र कस्टमर के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो अनक्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है। जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, जो प्रिविलेज्ड यूज़र हैं या जो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, उनके लिए क्या है कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, क्लासिफाइड के रूप में आइडेंटिफाई किया, तो वहाँ ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स वगैरह लगे। लेकिन पब्लिक इन्फॉर्मेशन अनक्लासिफाइड होती है सबके लिए। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज़ आप
सबसे पहले ये एक चीज़ देख लेते हैं कि EFP क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आप EFP अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो EFP अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, क्योंकि रजिस्टर्ड यूज़र जो है EFP अकाउंट क्रिएट किया जाएगा तो उसका फिर पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे चेक्स लगे होते हैं। आपको हो सकता है कि कई केसेस में पासपोर्ट भेजना पड़े ताकि उसका इन्फॉर्मेशन सही तरीके से डल रही है कि नहीं डल रही है, ये जो है एयरलाइन चेक करेगा। तो वहाँ पर फील्ड में वैलिडेशन लगेंगे, कंप्लीटनेस चेक, रेंज चेक, लिमिट चेक, ये सारे उसमें लगे हुए होंगे। और एक आदमी को एक ही EFP नंबर दिया जाएगा, मतलब आपके टिकट को जो है एक ही EFP नंबर से एक टिकट जो है एक EFP नंबर से टाई अप हो सकता है। यानी कि अगर आपका टिकट है और आप 2 अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और तो दूसरे अकाउंट में वो नहीं जाएगा, टिकट नहीं जाएगा। तो कई जगह पर यूनिक इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है, जैसे पासपोर्ट नंबर यूनिक होता है या पैन नंबर यूनिक होता है, वो यूज़ की जाती है। तो आप दूसरा EFP अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर सकते। अगर आपने दूसरा EFP अकाउंट क्रिएट कर दिया है तो वो मर्ज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि HDFC बैंक में कई खोले जाते थे, कई अकाउंट्स खोल दिए जाते थे। आज की डेट में क्या है, पैन नंबर आप HDFC बैंक में पैन नंबर या दूसरे बैंक में पैन नंबर मांगा गया और फिर वो सारे अकाउंट एक साथ दिखने लग गए हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लें सपोज़ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ट्रेल मंथली एक्टिविटी स्टेटमेंट आप निकालने की कोशिश करो, वन टाइम कस्टमर को मिलेगी नहीं। रजिस्टर्ड यूज़र है तो अगर वो निकालेगा तो वो एक ट्रेल आ जाएगी, कब कब तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली, कब कब इस अकाउंट में तुमने लॉगिन किया। तो ये एक लॉगिंग टाइम, नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, लॉग आउट टाइम, सारी चीज़ आपको दिखने लगेगी। तो यानी कि एक लॉग ऑथेंटिकेशन लॉग क्रिएट हो जाएगा। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर आप अपडेट कर रहे हो तो वहाँ पर कंट्रोल्स होंगे, आप इसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होगा आपके पास, आपको हो सकता है अपना डॉक्यूमेंट भेजना पड़े, तब कहीं जाकर आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर मान लिया सपोज़ आप अवार्ड पॉइंट को इनकैश कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, तो उसके लिए आप वहाँ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंट्रोल्स होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंट्रोल्स नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक हमें ये हमारे स्टडी में फाइनली एक केस स्टडी दी गई है और उसमें ये समझाने की कोशिश की गई है क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। एक सिंपल सी केस स्टडी है, वो हम पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। बेसिकली ये है कि अनरजिस्टर्ड यूज़र में कोई ऑथेंटिकेशन कंट्रोल नहीं है, रजिस्टर्ड यूज़र में ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स हैं, उसमें भी प्रिविलेज्ड फ्लायर्स में और ज़्यादा ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे जैसे रिस्क बढ़ जाएगा वैसे वैसे कंट्रोल्स बढ़ जाएंगे। यही चीज़ समझाने की कोशिश की है। पूरी केस स्टडी, लास्ट में ये बोला नहीं गया, लेकिन पूरी केस स्टडी यही समझा रही है कि रिस्क बढ़ रहा है तो कंट्रोल्स बढ़ रहे हैं। मतलब जहाँ रिवार्ड पॉइंट्स आने लगे तो रिस्क बढ़ने लगा, तो वहाँ पर कंट्रोल्स बढ़ने लगे। EFP अकाउंट आ गया, बाद में क्या है, अगर प्रिविलेज फ्लायर हो गया तो वहाँ पर रिवार्ड पॉइंट्स और बहुत ज़्यादा, उसको क्रेडिट भी मिलता है, कई दिन टिकट्स हो सकते हैं बिना पैसे के, तो वहाँ पर और कंट्रोल्स बन गए। वन टाइम पासवर्ड्स की यूज़ होने लगा। तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा उसको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी एयरलाइंस के ऑडिट की, और ये देखना पड़ेगा, कंप्लेंट्स को भी देखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड यूज़र्स की, प्रिविलेज्ड यूज़र्स की कंप्लेंट्स वगैरह को देखना पड़ेगा कि क्या कंप्लेंट्स है। वही कंप्लेंट्स बताएंगी कि सिस्टम कैसा काम कर रहा है, सही तरह का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने कहीं रजिस्टर्ड यूज़र्स के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। अगर फ्रॉड हो गया तो इसका मतलब सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो सारी की सारी कंप्लेंट्स देखेगा और सिस्टम वो ये देखेगा कि जो रिस्क है उसी के अनुसार कंट्रोल्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। यानी कि कभी हो सकता है साल